गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, मैं आपको फिर से न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे, लेकिन मेरे पास अभी कलेक्शन बहुत है। कुछ और क्वेश्चन कराने होंगे सो दैट आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है। थ्योरेटिकल पोर्शन तो बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन उसको अप्लाई करना सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में 85-90% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो मैं फिर से आज आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। कंसंट्रेट रहना, फोकस रहना, सीरियस रहना और समझने की कोशिश करना, आपको अच्छा लगेगा। ओके। एक्सप्रेस which of the following setups can be used to verify Ohm's law? बच्चों, आपने ओम्स लॉ पढ़ा, V इक्वल्स आई आर। V इक्वल्स आई आर में V क्या था? वोल्टेज अक्रॉस अ गिवन रजिस्टर। I क्या था? करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन रजिस्टर। और R क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रजिस्टर। तो करंट मेजर करने का रजिस्टर के थ्रू, वोल्टेज मेजर करने का रजिस्टर के क्रॉस, जिस डायग्राम में प्रोविजन होगा वही इसका आंसर होगा। तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं। द सेटअप गिवन इन ऑप्शन ए कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई ओम्स लॉ if all three resistances in the adjacent figure A are standard resistances। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, ये फिगर ए है, जिसको मैं कैसे सिंप्लीफाइड बना सकता हूँ वो मैं दिखा रहा हूँ। फिगर ए मैंने रिपीट किया है। प्यारे बच्चों, मैं अज्यूम कर लूँ कि ये तीनों स्टैंडर्ड रजिस्टर्स हैं। आई मीन इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, और इसको मान लेता हूँ कि रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो जितनी ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करूँगा वो मुझे पता रहेगा। तो अगर तीनों के तीनों स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज होंगे, इज इट, तो प्यारे बच्चों इन तीनों का इक्विवेलेंट एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा। कैसे निकालोगे? ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, ये तो आप देख पा रहे हो। पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगी, फिर ये उसके साथ पैरेलल में है, इस तरह से तीनों का इक्विवेलेंट निकाला आएगा। इन तीनों में एक अगर वेरिएबल है तो इन तीनों का इक्विवेलेंट भी वेरिएबल माना जाएगा। तो फिगर ए में इस डायग्राम में इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर डाला। एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है और जिसकी वैल्यू मुझे पता है, नोन है, इनको रीड करके मैं तीनों की आर रीड कर सकता हूँ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। और इसको वेरी कराएंगे तो इक्विवेलेंट भी वेरी करेगा। ये नोन वैल्यू का एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हुआ। फिर कहा जाएगा कि ये जो आइडियल वोल्ट मीटर, इसको आइडियल मान लो, वो इस सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस जुड़ा हुआ है। फिर जो करंट आई इधर अमीटर से फ्लो करेगी, वही करंट आई इस इक्विवेलेंट आर से फ्लो करेगी। बच्चों, आपको याद होगा कि अगर ये आइडियल अमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। इससे गुजरने वाली करंट नेग्लिजिबल होगी और जो एक्चुअल करंट होगी आउटर लूप में ऐसे बहेगी। यानी कि कैपिटल आर से बहने वाली करंट का रीडिंग यह मीटर देगा। कैपिटल आर के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका रीडिंग आइडियल वोल्ट मीटर देगा। और अमीटर का रीडिंग से आई मिलेगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग से वी मिलेगा, और इक्विवेलेंट आर में कैलकुलेट कर लूँगा। फिर ये तीनों वैल्यू
वी, आई और आर, तीनों वैल्यू वी इक्वल्स आई आर में पुट करूँगा और वी इक्वल्स आई आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होता है तो कहा जाएगा कि ये सर्किट ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। तो प्यारे बच्चों, यही एक डायग्राम था जिसमें इन तीनों रजिस्टर को इक्वलेंट में आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता था और इसी के क्रॉस वोल्टेज मेजर हो सकता था और इसी से गुजरने वाली करंट को मीटर मेजर कर सकता था। इसलिए जो फिगर ए में ऑप्शन दिया हुआ है यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिगर बी उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक कर लो। फिगर सी भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, फिगर डी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिगर ए सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। In the shown arrangement of the experiment of the meter bridge, if AC corresponding to null deflection of galvanometer is x, what would be its value if the radius of the wire AB is doubled? AB वायर का रेडियस डबल किया जाए तो जो AC की वैल्यू होगी नल डिफ्लेक्शन के लिए वो कितनी होगी? चार ऑप्शन दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, मैं डायग्राम पे आता हूँ। आपके डायग्राम में R1 और R2 रजिस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और ये स्टोरेज बैटरी लगा दी गई है सप्लाई देने के लिए और इस पॉइंट से गैल्वेनोमीटर से जो कि कनेक्टेड है। ए बी 1 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर होगा मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज। पॉइंट सी पे जैसे ही जॉकी को रखा जाता है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। आई मीन सी को नल पॉइंट बोलोगे। मीटर स्केल पर ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर है। तो सी से बी तक बचा हुआ डिस्टेंस आइडियल कंडीशन में 100 माइनस x सेंटीमीटर होगा। तो मीटर्स ब्रिज का प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हो बच्चों कि रेशियो आता है R1 अपॉन R2 बैलेंस ब्रिज R1 अपॉन R2 इक्वल्स R3 अपॉन R4। आई मीन इसका रेजिस्टेंस अगर R3 होगा तो CB का रेजिस्टेंस R4 होगा और फॉर द गिवन वायर रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। तो R3 अपॉन R4 की वैल्यू आएगी इक्वल टू x सेंटीमीटर अपॉन 100 माइनस x सेंटीमीटर। तो शोन डायग्राम में C को नल पॉइंट कहोगे और इक्वेशन बनाओगे मीटर्स ब्रिज के प्रिंसिपल से। R1 बाई R2 इक्वल्स RAC अपॉन RCB इक्वल्स x अपॉन 100 माइनस x सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर मान लो। इफ द रेडियस ऑफ द वायर AB इज डबल। प्यारे बच्चों, AB वायर का रेडियस अगर डबल कर देते हो, लेंथ उतना ही रखते हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एज इट RAC की वैल्यू जो आएगी, देखो फार्मूला पढ़ते रो L बाई ए, एज इट रो L बाई ए। और ये क्या है? क्रॉस सेक्शन। सिर्फ रेडियस डबल करोगे तो क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। जितना क्रॉस सेक्शन AC का बढ़ेगा उतना ही क्रॉस सेक्शन CB का बढ़ेगा। तो रो L बाई ए जब लिखा जाएगा बच्चों, तो रो बाई ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये L1 अपॉन L2 ही बचेगा। इज इट L1 अपॉन L2 ही बचेगा। R1 अपॉन R2 सेम टू सेम है, L1 अपॉन L2 भी सेम टू सेम होगा। तो सेम टू सेम वैल्यू रिपीट कर डालो, आई मीन x अपॉन 100 माइनस x। इससे साफ पता चलता है कि जो AC का लेंथ आएगा वो दोबारा से x ही आएगा, सेम टू सेम x आएगा, क्योंकि R1 बाई R2 सेम टू सेम होगा और यहाँ L1 बाई L2 भी सेम टू सेम होगा।
तो उसकी वैल्यू दोबारा से x बाई 100 माइनस x आएगी. So x will not change for the null point. Correct option A. करेक्ट ऑप्शन ए. देखिए आंसर मैच कराइए. ऑप्शन ए, नल पॉइंट डिस्प्लेस नहीं होगा. Shown in figure is a post office box. In order to calculate the value of external resistance, it should be connected between option A B dash and C dash, option B A and D, option C C and D, option D B and D. Is it? क्वेश्चन में बोला है बच्चों, shown in the figure is a post office box. In order to calculate the value of external resistance. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको अननोन रेजिस्टेंस बोलते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, उसको किन दो टर्मिनल के बीच जोड़ना चाहिए, यही पूछा है. और ये आपका पीओ बॉक्स का सिंबॉलिक डायग्राम है. यह टैपिंग की है, यह टैपिंग की है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एस को किन दो पॉइंट के बीच जोड़ना चाहिए. तो आपको मैंने पढ़ा दिया है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स फीट स्टोन्स ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. इस डायग्राम को देखते हुए मैं एक फीट स्टोन्स ब्रिज बनाऊंगा और उसे पता चलेगा कि एस को कहाँ पे जोड़ना चाहिए. दिखाता हूँ. सी द नेक्स्ट फिगर फॉर द रेफरेंस. सिंस द पोस्ट ऑफिस बॉक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीट स्टोन्स ब्रिज, hence the known resistance S will be connected between A and D as shown. Correct option B. A and D. बच्चों मैं डायग्राम से समझाता हूँ आप. बच्चों जब मैं आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स डिस्क्राइब कर रहा था तो मैंने बताया था कि A और B का जो बीच रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग P बोलते हैं, B और C के बीच रेजिस्टेंस को Q बोलते हैं, और C से लेकर D तक ये सीरीज में जो लगा है, फ्रॉम C टू D जो सीरीज में जितना भी रेजिस्टेंस लगा है इसकी वैल्यू को कैपिटल R बोलते हैं. और C को इंटरनल वायरिंग करके कॉपर वायर से C डैश से जोड़ा है, B को B डैश से जोड़ा है. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये शॉर्ट सर्किट है, दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे. मैं B डैश को भी B कर सकता हूँ और C डैश को भी C कर सकता हूँ. तो मैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज पहले बना दिया. कैसे बनाया? यहाँ ये दिखाया, इसको B दिखाया, इसको C दिखाया, इसको D दिखाया. A और B के बीच में P लगा दिया जो इस डायग्राम से दिख रहा है. B और C के बीच में Q लगा दिया जो यहाँ से दिख रहा है. अब मैं सिखा चुका हूँ कि B और B डैश सेम पोटेंशियल पे होंगे. इन दोनों को B या B डैश में से कुछ भी मान लो. C और C डैश सेम पोटेंशियल पे होंगे. इस पॉइंट को C या C डैश कुछ भी बोलो. फिर A और C के बीच में हम लोगों को पता है स्टोरेज बैटरी लगाते, स्टोरेज से लगाते हैं, इसको लगा दो. फिर अगर ये P है और ये Q है, इज इट, तो C और D के बीच में अगर R लगा है तो डेफिनेटली A और D के बीच में S लगना चाहिए. यहाँ बच्चों C और D के बीच में जो कुछ भी रेजिस्टेंस होता है उसको कैपिटल R नेचुरली बोला ही जाता है. यानी कि इसको कैपिटल R बोलोगे ही तो फिर यही एक जगह बची है अननोन रेजिस्टेंस लगाने के लिए बिटवीन A एंड D. इज इट. कैसे लगाओगे? बिटवीन A ऐसे चलोगे, पॉइंट A से कॉपर वायर का कनेक्शन लोगे, ऐसे चलते चले आओगे, फिर उसके साथ सीरीज में अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे, फिर ऐसे आकर कॉपर वायर को D में ले आओगे. तो कहा जाएगा कि बिटवीन A एंड D अननोन रेजिस्टेंस इस तरह से लगा दिया जाए. और गैल्वेनोमीटर लगा है बिटवीन B एंड D. कैसे लगा है बच्चों? बिटवीन D एंड B डैश गैल्वेनोमीटर लगा है. इन अंदर B डैश B को रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से. तो माना जाएगा कि B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है जो कि इस डायग्राम में दिख भी रहा है. तो प्यारे बच्चे इस डायग्राम में व्हीटस्टोन्स ब्रिज बिल्कुल जस्टिफाइड है, इसलिए S को यहीं पे लगाना चाहिए बिटवीन A एंड D. यही आपका आंसर होगा.
बच्चों ये जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आपके पेपर में 20% होता है, आई मीन 20%। तो एक्सपेरिमेंट पे भी कमांड होना जरूरी होता है। A moving coil galvanometer of resistance 100 ohm is used as an ammeter using a resistance 0.1 ohm. The maximum deflection current in the galvanometer is 100 microampere. Find the minimum current in the circuit so that the meter shows maximum deflection. 4 option given. बच्चों कंडीशन एक अमीटर शो करे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। जब अमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा तो मेन सर्किट से आने वाली करंट को रेंज का अपर लिमिट आई बोला जाता है। आई मीन रेंज की अपर लिमिट आई को हमें फाइंड करना है, उसी को मिनिमम करंट यहाँ बोला है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट को फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी कहते हैं। 100 माइक्रो एम्पियर को आईएस बोला जाएगा, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अमीटर बनाने के लिए लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, तो 0.1 ओम को शंट रेजिस्टेंस 0.1 ओम कहोगे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उसके कॉइल का रेजिस्टेंस होता है, 100 ओम को आरजी कहोगे। मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ बच्चों, मैंने आपको इसी डायग्राम से अमीटर बनाना सिखाया था। ये सॉफ्ट आयरन की सिलिंड्रिकल कोर है और उस पर ये रेक्टेंगुलर कॉइल लपेटी गई है। कॉइल के 2 एंड होते हैं, अंदर ही अंदर एक एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है, दूसरा एंड नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। फिर यहाँ पे पैरेलल में शंट लगाते हैं, उसका रेजिस्टेंस आरएस होता है, कॉइल का रेजिस्टेंस आरजी होता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाया हूँ, यहाँ पे रेंज का अपर लिमिट प्रिंट कराओगे। रेंज की अपर लिमिट ये सिंबॉलिक है बच्चों, यहाँ रेंज की अपर लिमिट यही किसी की वैल्यू निकालनी है। ये 100 सिंबॉलिक है, इस पर मत जाओ। रेंज की अपर लिमिट आपको निकालनी है और पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो डिफ्लेक्शन थीटा एस रेडियन आएगा और कॉइल में बहने वाली करंट आई एस के बराबर होगी और वही आई एस यहाँ से अपवर्ड आएगी, फिर कॉइल के रास्ते से यहाँ पे पहुँचेगी। यह सर्किट में आने वाली मेन करंट है, कहा जाता है ये रेंज की अपर लिमिट है। तो रेंज के अपर लिमिट के बराबर जब सर्किट से कोई करंट आती है, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन रीडिंग आता है और ये आई की वैल्यू यहाँ प्रिंट करा दी जाएगी। 100 सिंबॉलिक है, ये करेक्ट नहीं है। जो भी आई की वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ पे प्रिंट करा दी जाएगी, सारे इक्वल डिवीजन पे डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज़ करोगे, आई और आई एस के डिफरेंस शंट के थ्रू बाईपास हो जाएगा, उसको आई माइनस आई एस बोलोगे। बच्चों आपके क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या क्या है? आर जी इज गिवन एज 100 ओम, आर एस इज गिवन एज 0.1 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट 100 माइक्रो एम्पियर, you can say this is 0.1 milliampere. Upper limit of the range I is unknown. I is upper limit of the range. Since RG and RS both are in the parallel combination, hence बच्चों ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा। RG का पोटेंशियल ड्रॉप होएगा IS इंटू RG और RS का पोटेंशियल ड्रॉप होगा I माइनस IS इंटू RS। आई माइनस आई एस की वैल्यू कितनी आएगी? आई एस आर जी अपॉन आर एस, इज इट? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करो, आई माइनस आई एस की वैल्यू निकालो। आई एस को एम्पियर में नोट करो, एम्पियर में आई एस की वैल्यू 10⁻⁻⁴ होगा। आर जी की वैल्यू 100 ओम गिवन है, आर एस की वैल्यू 0.1 ओम गिवन है। फिर इसको सॉल्व करो, so it will give you 0.1 ampere, that is 100 milliampere. IS को ट्रांसफर करो, then I equals IS plus 100 milliampere. बच्चों आपके क्वेश्चन में IS की वैल्यू 0.1 दिया है। जब 4 ऑप्शन में एग्जैक्ट ऑप्शन भी है, इसलिए मैं एग्जैक्ट निकाल रहा हूँ, रिलेटिव इग्नोरेंस नहीं कर रहा हूँ। अगर एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं होता तो मैं रिलेटिव इग्नोरेंस करता, इसकी तुलना में इसको 0 मान लेता। इसको मैं 0 नहीं मान रहा हूँ,
एज इट इज ले रहा हूँ और 100 में सम करूँगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा 100.1 मिली एम्पियर एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए। प्यारे बच्चों, बाई चांस इस क्वेश्चन में आई की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, इसलिए रिलेटिव इग्नोरेंस की थ्योरी यहाँ पे यूज नहीं हो रही है। एग्जैक्ट आंसर होगा 100.1 मिली एम्पियर, ऑप्शन ए। देखो 100.1 मिली एम्पियर ऑप्शन ए, यही आपकी रेंज की अपर लिमिट होगी, यही पूछा गया। The next question. An ideal gas is filled in a closed, rigid and thermally insulated container. A coil of 100 ohm resistor carrying current 1 ampere for 5 minutes supplies heat to the gas. The change in internal energy of the gas is, we are given 4 options. प्यारे बच्चों, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज होगा। जे एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें 3-4 चैप्टर की थ्योरी मिक्स कर दी जाती है। उसी तरह से करंट, इलेक्ट्रिसिटी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यहाँ मिक्स किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसका मीनिंग होता है आपका जो आइडियल गैस सिस्टम है उसको आपने डेल्टा क्यू हीट एनर्जी सप्लाई किया, तो हीट एनर्जी का सर्टेन पार्ट उस आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा और उसी हीट का रिमेनिंग पार्ट पिस्टन को पुश करने में गैस वर्क करेगी। जो गैस वर्क करेगी वो इसी हीट से उसको एनर्जी मिलेगी, उसी एनर्जी को गैस यूटिलाइज करेगी, पिस्टन को पुश करने में वर्क करेगी डेल्टा डब्ल्यू। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन आपके क्वेश्चन में बच्चों क्लोज, रिजिड एंड थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर बोला है। रिजिड का मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। जब गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता तो गैस वर्क नहीं कर पाएगी, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 0 होगी। इंसुलेटेड कंटेनर है, इसका मतलब अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर से अंदर नहीं आएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि डेल्टा क्यू जितना उसमें उसके अंदर जनरेट करोगे कॉइल लगा के, उसमें कोई लॉस नहीं होगा, पूरा का पूरा अंदर ही रह जाएगा। लेकिन डेल्टा डब्ल्यू 0 होगा क्योंकि कंटेनर रिजिड है। तो आपका इक्वेशन बनेगा डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दैट शुड बी इक्वल टू हीट चेंज इन द सिस्टम। जूल्स लॉ से डेल्टा टी टाइम में अगर करंट आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो स्क्वायर आर डेल्टा टी जूल हीट आप जनरेट करोगे और पूरी की पूरी ही डेल्टा क्यू कहलाएगी और डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा और यही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन के मुताबिक आई को 1 एम्पियर बोला है, आर को 100 ओम बोला है, टाइम टेकन डेल्टा टी को 5 मिनट बोला है। तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, दिस विल बिकम 5 into 60। फाइनली दिस इज 30,000 जूल, 30,000 जूल और 30 किलो जूल। then correct option B, is it? Correct option B, 30 kilojoule, that will be change in internal energy. Done. Symbols have their usual meanings. जितने सिंबल इस्तेमाल करे गए हैं उनके यूजुअल मीनिंग है। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, न भी क्या होता तो माना जाएगा कि ये हीट चेंज है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और ये बिग वर्क डन बाय द गैस अपॉन सराउंडिंग। इसलिए यहाँ नोट लिखा है symbols have their usual meanings. The next question. If a steady current I is flowing through a cylindrical element ABC, choose the correct relationship. Option A, VAB equals to VBC. Option B, power across BC is 4 times the power across AB. Option C, current densities in AB and BC are equal.
ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट इनसाइड ए बी एंड बी सी आर इक्वल। बच्चों, इसमें स्टेडी करंट फ्लो कर रही है, मतलब स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो गया है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में करंट कांस्टेंट होती है, वो क्रॉस सेक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं, वो चार्ज कंजर्वेशन के फर्स्ट लॉ से गवर्न होगा। अगर लेफ्ट सिलेंडर में करंट आई है तो राइट सिलेंडर में भी करंट आई होनी ही चाहिए एज पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो थ्रू आउट इसमें करंट सेम होएगी, आई एंड आई, इज इट। अब इस कंडक्टर का रेडियस 2r है, लेंथ l/2, इसका रेडियस r है, लेंथ l/2। तो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। पहले ऑप्शन ए से करता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस VAB अपॉन VBC, ओम्स लॉ लगाओ, VAB की वैल्यू आएगा I इंटू RAB। VBC की वैल्यू आएगी I इंटू RBC। आई कैंसिल आउट होगा, इन दोनों का रेशो RAB अपॉन RBC। R का फॉर्मूला पढ़े, रो एल अपॉन ए, रो लेंथ इज l/2 अपॉन क्रॉस सेक्शन पाई इंटू 2r²। RBC रो लेंथ l/2 अपॉन क्रॉस सेक्शन दैट इज πr², इज इट। प्यारे बच्चों, इसको कैंसिल आउट कराओगे तो आएगा 1/4। अब VBC को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, VBC को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, देन VAB इक्वल्स 1/4 BC। VAB इक्वल्स 1/4 BC, इट मीन्स ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब ऑप्शन बी पे आ जाओ, पावर अक्रॉस BC इज 4 टाइम्स द पावर अक्रॉस AB। इसको कैसे करोगे? पावर अक्रॉस BC अपॉन पावर अक्रॉस AB। जब बच्चों जूल्स लॉ लगाओगे तो PBC मिलता है स्क्वायर इंटू RBC, PAB आता है स्क्वायर इंटू RAB। आई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बचेगा RBC अपॉन RAB। RBC अपॉन RAB आप यहाँ निकाल चुके हो, इसका रेसिप्रोकेट कर लो, इट कम्स आउट 4। नाउ डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू गेट यू PBC इक्वल्स 4 PAB। बच्चों ऑप्शन बी तो करेक्ट निकला, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सी पर आ जाओ, करंट डेंसिटी इन AB एंड BC। करंट डेंसिटी का सिंबल मैंने J लिखा है, JAB अपॉन JBC। माना गया है कि करंट आई पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लिया जाएगा आइडियल कंडीशन, जबकि ऐसा होता नहीं। तो JB की वैल्यू होगी I अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया एट AB। JBC आएगा I अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया एट BC। इसको रेसिप्रोकेट कर लो, I को कट कर लो। नाउ दिस विल गिव यू ABC अपॉन AAB। ABC आएगा πr², AAB आएगा पाई इंटू 2r², कैंसिल आउट कराने पे आता 1/4, इज इट 1/4। JBC को मल्टीप्लाई करो, बच्चों आता है JAB इक्वल्स 1/4 टाइम्स JBC। और ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे दोनों के इक्वल बताया, इसलिए सी इज रॉन्ग। अब डी में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड AB एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड BC का रेशियो पूछा है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ओम्स लॉ में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि किसी भी कंडक्टर किसी पॉइंट पर J की वैल्यू सिग्मा इंटू E वैक्टर के बराबर होता है। तो JAB को लिखा जाएगा सिग्मा इंटू EAB, JBC को लिखा जाएगा सिग्मा इंटू EBC। माना गया है कि ये AB में क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है और ये BC के क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है, तो ये भी यूनिफॉर्म होगा और ये BC भी यूनिफॉर्म होगा। मटेरियल सेम है बच्चों, इसलिए सिग्मा भी सेम होगा। सिग्मा को सिग्मा से कट कर दो तो रेशियो बचेगा EAB अपॉन EBC इक्वल्स JAB अपॉन JBC।
और ये रेशियो 1/4 सॉल्व हो चुका है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी कम्स आउट 1/4 इंटू EBC। बच्चों ये भी रॉन्ग हुआ, देख लो डी में क्या लिखा है। डी में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट इनसाइड AB एंड BC आर इक्वल। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल बोला है, जबकि ऐसा आया नहीं, तो डी भी रॉन्ग होगा। ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, तो डी भी रॉन्ग होगा। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, गॉट इट। सो प्यारे बच्चों, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में अभी बचे हुए न्यूमेरिकल्स आपको मैं कराऊंगा। मेरे पास न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन अभी बहुत अच्छा अच्छा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर से आपको लेवल 3 के न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा, और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते रहो। कुछ बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम देना है, कुछ बच्चों को जेईई मेन देना है, कुछ बच्चों को नीट देना है। इसलिए इस चैप्टर को मैं लेवल 3 तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि लेवल 3 की प्रिपरेशन होने से बच्चों को जेईई एडवांस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, KVPY और ओलंपियाड्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं सफिशिएंट न्यूमेरिकल आपको करा देना चाहता हूँ। सो प्यारे बच्चों, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।